गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाहा, आगरा से। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सीखना होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं वो समझना होगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल और दिशा बदल जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको दूसरे वे में समझ सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप चित्र में आप देखेंगे, यह अपवर्तक पृष्ठ है और जो किरण अपवर्तक पृष्ठ की तरफ आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है तथा दूसरे माध्यम में जो किरण डिफ्लेक्ट होती है, मुड़ती है, उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। इसकी जानकारी जरूरी है। इसके साथ साथ आपतित किरण और पहले माध्यम में बने अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि अपवर्तित किरण और दूसरे माध्यम में अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से जबकि अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। यह है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, एक क्वेश्चन आता है। तो प्रकाश का कारण है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है एक ही तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, हमें समझना है ये माध्यम क्या है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। तो विरल माध्यम किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में रेयर मीडियम कहते हैं। जिन दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है। तो हवा यानी वायु, निर्वात, इसको सदैव विरल माध्यम बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं एयर ऑलवेज रेयर। एयर के अलावा जो दूसरा मीडियम है वो सदैव एयर के सापेक्ष कैसा होगा, सघन होगा। तो और सघन माध्यम कांच है, हवा की तुलना में कांच सघन माध्यम। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल, जिसका अधिक वो सघन। यहां पर दो पॉइंट को समझना होगा। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको हमें मेमोरी में फीड करना है। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने के बाद अब हम अपने चैप्टर में आते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हमें समझना प्रिज्म क्या है। एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो समतल पृष्ठों से घिरा हो उसे प्रिज्म कहते हैं। एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर झुका हुआ हो उसे प्रिज्म कहते हैं। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने इस कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। तो अब हमें समझना है इस प्रिज्म से किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह प्रकाश किरण आपतित किरण आई और बिंदु Q पर टकराती है। चूंकि अपवर्तक पृष्ठ है तो अपवर्तक पृष्ठ पर सदैव अपवर्तन की क्रिया होनी, जैसा कि हम सीख चुके हैं। अब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो नियम के मुताबिक ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो PQ ये किरण आई यहां पर और टकराने के बाद ये अपवर्तित किरण QR अपवर्तित किरण ये इस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और जब ये किरण इस पॉइंट पर पहुंचती है, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचती है
तो ये आर पर टकराती है। अब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अब ये प्रकाश किरण क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहां टकराने के बाद ये किरण इधर मुड़ जाती है, अब ये इस अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं कि PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है और RS निर्गत किरण है, जिसमें I आपतन कोण है क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब बीच बना कोण है, R अपवर्तन कोण है, R डैश भी अपवर्तन कोण है, जबकि I डैश ये निर्गत कोण है। एक अंतिम कोण और समझना है, इसे कहते हैं विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर जबकि निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं और इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब है आपतन कोण I तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच वक्र। जैसा कि वक्र से स्पष्ट है कि ये आपतन कोण एक निश्चित आपतन कोण के बाद, अगर हम यहां की बात करें, निश्चित आपतन कोण के आगे बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक विशेष आपतन कोण पर इसका मान न्यूनतम हो जाता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, इसको डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। इस न्यूनतम विचलन कोण को अब इस आपतन कोण के बाद आगे बढ़ाने पर विचलन कोण लगातार बढ़ता जाता है। तो कभी कोई पेपर में आता है कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र खींचिए, तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से वक्र बनाना होगा। इसके बाद अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं, अभी बताया था। वक्र से स्पष्ट है एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। जैसे कि चित्र देख रहे हैं, इस आपतन कोण के लिए ये विचलन कोण, ये अल्पतम विचलन कोण है। ठीक, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। अल्पतम विचलन की स्थितियों में जब जब अल्पतम विचलन की स्थिति उत्पन्न होगी प्रिज्म से, तो तीन बातें आपको समझनी है। उस कंडीशन में I बराबर I डैश, R बराबर R डैश और डेल्टा बराबर डेल्टा m। अल्पतम विचलन की स्थिति में ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण आधार BC के सदैव समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहां समझना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब है हमारे इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो जिसमें आप देखेंगे, जैसे बताया था आपको, ये प्रिज्म है और प्रिज्म दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है किसी किसी कोण पर। इस कोण पर इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। ABC एक प्रिज्म है। अब आप देखें कैसे प्रिज्म का अपवर्तन होता है। ये प्रकाश किरण आई यहां पर, ये आपतित किरण है और यहां पर तुरंत अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींचने के बाद यहां से किरण ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये प्रकाश किरण को अभिलंब की ओर मोड़ देना है। इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब ये इस पॉइंट पर टकराती है, यहां पर तुरंत अभिलंब खींचना है। अभिलंब खींचा इसको। अभिलंब का मतलब AC पृष्ठ पर लंबवत रेखा यहां टकराई। अब क्या होता है, प्रकाश किरण कहां जा रही है, सघन से विरल। सघन से विरल जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। इस अभिलंब से दूर हटेगी तो प्रकाश किरण इधर चली जाएगी। इस प्रकार से इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। तो हम कह सकते हैं हमने PQ यहां पे आपतित किरण है और QR यहां पे अपवर्तित किरण और RS यहां पर निर्गत किरण है। अब क्या करना है, PQ किरण को आगे बढ़ाने पर डॉट 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 करके और RS निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो भी इनके बीच का कोण बनेगा उसे कहते हैं विचलन कोण। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर एक नाम दे दिया ABCD, E और ये F। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब बीच बना कोण आपतन कोण और अपवर्तित किरण अभिलंब बना कोण ये अपवर्तन कोण R। इसे अपवर्तन कोण को R डैश और ये निर्गत कोण I डैश।
यहां पर बन गया। ठीक, इसके बाद हमें क्या देखना है कि प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त करना। तो ध्यान रहे, अपवर्तनांक का जन्म हमने कहां से प्राप्त किया? स्नेल के नियम से। तो हम लिख सकते हैं माना ए यहां पर क्या प्रिज्म कोण है या अपवर्तक कोण कह सकते हैं, और डेल्टा यहां पर क्या है? विचलन कोण है। ठीक, तो स्नेल का नियम लगाएं। स्नेल के नियम से ए एन जी, या इसको एन भी कह सकते हैं, बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, पहला समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या देखना है यहां पर? देखिए साहब कि आई और आर के मान ज्ञात करना है पूरे डेरिवेशन में। वो ज्ञात होने के बाद मान रख देना, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल त्रिभुज एफ क्यू आर ट्रायंगल ये वाला है, ये क्या हो जाएगा? ये पूरा कोण आई है, शीर्षा भुमक कोण है, तो ये कोण क्या कहलाएगा? आई माइनस आर। ठीक, ये पूरा कोण आई, ये पूरा कोण आई, तो ये कोण क्या बचेगा? आई माइनस आर। तथा इसी में त्रिभुज में ये इसको एंगल बोलो, एंगल एफ क्यू आर, और एंगल एफ आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? ये आई डैश, पूरा आई डैश, ये कौन कहलाएगा? आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, ये दोनों कोण हो गए। अब हम त्रिभुज एफ क्यू आर में इसमें करते हैं। तुमने पढ़ा है बहिष्कोण थ्योरम क्या कहती है? बहिष्कोण, ये बहिष्कोण दोनों अंतः कोणों योग के बराबर होता है। तो कह सकते हैं डेल्टा बराबर एंगल एफ क्यू आर प्लस एंगल एफ आर क्यू। तो डेल्टा बराबर हो गया एंगल एफ क्यू आर के स्थान पर आई माइनस आर, और एफ आर क्यू के स्थान पर आई डैश माइनस आर डैश। इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन लेके आर प्लस आर डैश। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्राप्त हो गया। अब अगर हम बात करें चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ये चतुर्भुज है, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम है। समीकरण नंबर थर्ड, तृतीय समीकरण प्राप्त हो गया है। तथा त्रिभुज क्यू ई आर तुम जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या कहेंगे? एंगल आर प्लस आर डैश प्लस ई, आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण नंबर फोर्थ हो गया। समीकरण थर्ड और फोर्थ को देखने पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया? दोनों की राइट साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर ए प्लस ई, ई से ई कैंसिल। तो यहां से रूल निकल के आया है कि ए बराबर क्या आया? आर प्लस आर डैश। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहां हमने देख लिया, यहां तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में प्राप्त हो गया है। तो अब हमें देखना है अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है। प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करे तब क्या हुआ? अल्पतम विचलन की स्थिति में 3 पॉइंट अभी बताए थे। आई बराबर हो जाएगा आई डैश, आर बराबर हो जाएगा आर डैश, और डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा एम। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ ये क्या कहेगा कि a बराबर 2r, यानी 2r बराबर a। तो r बराबर कितना हो गया? a बाई 2। r का मान प्राप्त हो गया। अब हमें i का मान प्राप्त करना। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डेल्टा के स्थान पर डेल्टा m, i प्लस आई जो बराबर है 2i हो गया, माइनस r प्लस आर डैश कितना है? a, तो माइनस a लिखना होगा। यहां से i बराबर निकल के आया a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2। और हमें i भी पता हो गया, r भी पता हो गया।
अब इसको माध्यमिक का नंबर फर्स्ट में रखेंगे, अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ANG बराबर साइन I के स्थान पर यह रखना होगा बटे साइन R के स्थान पर A/2। प्रिय बच्चों, अभी आपने देखा प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो हमने व्यंजक प्राप्त किया था वो भी निकल के आया था ANG बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। इस चैप्टर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। तो अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि एक क्वेश्चन कि यदि प्रिज्म कोण विचलन कोण के बराबर हो तब उस प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना हुआ। ये पेपर में आ चुका, बोर्ड में आ चुका है। मतलब यदि डेल्टा M बराबर प्रिज्म कोण तब प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना हुआ, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसको इसमें पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। n बराबर, यहां n भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। n बराबर साइन A और डेल्टा m के स्थान पर भी कितना a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A/2। तो ऊपर हो गया साइन 2a बटे 2 यानी कि साइन A। तो n बराबर हो गया साइन A अपॉन साइन A/2। और साइन A बराबर कितना 2 साइन A/2 कॉस A/2। तो अगला लाइन 2 साइन A/2 कॉस A/2 डिवाइड बाई साइन A/2। ये कैंसिल हो गया। तो नाउ हमको प्राप्त हो चुका है इस कंडीशन में जब विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर होगा तो उस प्रिज्म का अपवर्तनांक 2 cos A/2 के बराबर होगा। कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन देते हैं। अगर प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म पतला का मतलब है प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम हो। तो कंडीशन यहां पर है कि प्रिज्म यदि पतला है, प्रिज्म पतला है यानी कि प्रिज्म कोण इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 डिग्री और लेस, उस कंडीशन में क्या होगा वो समझना है। इसी फॉर्मूले से अब क्या होगा कि जब प्रिज्म पतला होता है तो उस कंडीशन में साइन A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2 ये बराबर हो जाएगा A प्लस डेल्टा M/2 और साइन A/2 बराबर हो जाएगा A/2। ये वैल्यू रखी, ये पतले प्रिज्म के लिए है। तो उस कंडीशन में n बराबर साइन हट गया तो A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2 अपॉन A/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n बराबर हो गया A प्लस डेल्टा M बटे A। इन दिस कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम क्या पाएंगे, NA बराबर A प्लस डेल्टा M। यहीं से डेल्टा M बराबर हो जाएगा NA माइनस A, यानी डेल्टा M बराबर हो गया A ब्रैकेट में n-1। तो बच्चों पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का फॉर्मूला ये प्राप्त हो गया। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि पतले प्रिज्म का विचलन कोण प्रिज्म कोण A तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक n पर निर्भर करता है। इसका मतलब हो गया कि प्रिज्म कोण पर डिपेंड करेगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। एक फार्मूला बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो अब इस पर बेस्ड एक अंकित सवाल लेते हैं। हर टॉपिक पर बेस्ड एक अंकित सवाल लेंगे। अब यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हमने क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कांच है, कांच के पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। यदि प्रिज्म को एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक 5/4 है उसमें डुबो दिया जाए तब उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। देखिए बच्चों, किसी भी आंकिक सवाल को करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है। दूसरा स्टेप है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। और फाइनल और अंतिम स्टेप है कि आंसर जो निकला है
उसका यूनिट क्या, आंसर विद यूनिट। तो हम इन्हीं तीनों स्टेप में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिज्म था, प्रिज्म कांच का है, तो जब प्रिज्म कांच का तो उसके अपवर्तनांक को ANG बराबर दे रखा है 3/2। ठीक, इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा M, तो डेल्टा M दे रखा है 40 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब प्रिज्म को एक द्रव में डुबो दिया गया, यानी एक लिक्विड में इमर्स्ड कर दिया गया, तो अब इस कंडीशन में उसका विचलन कोण क्या होगा, यानी कि द्रव में डुबाने पर विचलन कोण डेल्टा M डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, यहां पर पहुंचना है। तो उस द्रव का हमें अपवर्तनांक दे रखा है ANL बराबर 5/4। तो बच्चों अब हमें डेल्टा M डैश की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। उसे कैसे ज्ञात करते हैं, वेरी सिंपल, यहां से सूत्र अपनाएंगे। तो यहां पर जो अपने प्रिज्म का सूत्र पढ़ा था, प्रिज्म अपवर्तनांक का ANG बराबर, चूंकि ध्यान रहे यहां पर जो पतला प्रिज्म है, और पतले प्रिज्म के का मतलब होता है, सूत्र हम ये लगाएंगे, पतले प्रिज्म मतलब जो प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से कम है। तो अब क्या करना होगा कि डेल्टा M, जब प्रिज्म वायु में रखा है तब A इंटू ANG-1। ओके, अब क्या किया, उसी प्रिज्म को पानी में द्रव में डुबो दिया गया है, प्रिज्म कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला हो गया, द्रव में डुबोने पर डेल्टा डैश M बराबर A वही रहेगा। अब चूंकि प्रिज्म को द्रव में डुबो दिया गया है, तो अब अपवर्तनांक स्थान पर होगा LNG-1, डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा डैश M बराबर ANG-1, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं LNG का मतलब हो गया ANG/ANL-1। ठीक है, सारी वैल्यू दे रखी है, इसमें मान रख करके हम डेल्टा डैश M का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, डेल्टा के स्थान पर, यहां देखें, डेल्टा के स्थान पर 40, डेल्टा डैश M बराबर ANG के स्थान पर 3/2 -1 और 3/2 डिवाइड बाई ANL यानी कि 5/4 -1। ठीक, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा डैश M का मान ज्ञात कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने समझ लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक आएगा,